नमस्कार आप सभी को। तो कल तक की इस प्रश्नावली की थ्योरी में हमने ये समझा था कि कोई फंक्शन किसी बिंदु x बराबर a पर अगर संतत है तो उसके लिए आवश्यक है कि उसी बिंदु पर फंक्शन की दाईं सीमा, बाईं सीमा और फंक्शन का मान, इन तीनों की जो मात्रा है वो बराबर होनी चाहिए। मतलब कि LHS बराबर RHS बराबर FA। अगर आपने कल की थ्योरी को कुछ गौर से समझा हो तो एक बात आपने पकड़ी होगी कि यदि किसी फंक्शन में हमें कंटिन्यूटी को जांचना है तो वो केवल एक बिंदु पर ही जांची जा सकती है। हम कल की थ्योरी में केवल बिंदु तक सीमित थे। अब आज हम आगे बढ़ने वाले हैं और बात करते हैं वास्तविक संख्याओं के अंतराल में सातत्यता। मतलब आज हम ये समझेंगे कि अगर हमें अंतराल के रूप में कोई प्रांत दे रखा हो, बिंदु नहीं, अगर पूरा इंटरवल दे रखा हो, तो अगर आपको पूरा अंतराल दे रखा हो एक प्रांत के रूप में, तो उसमें भी हम क्या उसकी कंटिन्यूटी को जांच सकते हैं? क्या बिल्कुल जांच सकते हैं। इसका एक छोटा सा तरीका है, उसकी शुरुआत करें। उससे पहले मैं इसमें चर्चा करूंगा अंतराल के बारे में। देखिए इसमें एक शब्द है अंतराल। हम पहले जानेंगे कि अंतराल वास्तव में कितने प्रकार के होते हैं, मैथ्स में इसका क्या यूज है। वैसे आपने ये बात 11th क्लास में सीखी ही है। अंतराल बेसिकली जो अंतराल होते हैं वो मैथ्स में दो प्रकार के माने जाते हैं। एक तो है समवृत्त, जिसको इंग्लिश में कह सकते हैं क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है, और दूसरा होता है विपरीत, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं ओपन इंटरवल, विपरीत अंतराल। ये दो प्रकार के अंतराल मैथ्स में प्रचलित हैं। अब इन दोनों का अपना अपना संकेत है, अपने अपने इसके कुछ मतलब होते हैं। जैसे मैं पहले समवृत्त की बात करूं तो देखिएगा, यदि किसी इंटरवल में दोनों तरफ जो इंटरवल के पोल वाले ब्रैकेट होते हैं, यदि ये ब्रैकेट बड़े हों तो इसको बोलते हैं हम ये क्लोज्ड इंटरवल होगा, और यदि ये ब्रैकेट छोटे हों तो उसको बोलते हैं कि वह ओपन इंटरवल होगा, ठीक है। अब बड़े और छोटे ब्रैकेट के अंतर से आप देख पा रहे हैं कि इनकी कुछ आवश्यकताएं भी अलग अलग होने वाली है, इनमें कुछ बातें अलग अलग हमें समझनी चाहिए। तो देख लीजिए, यदि इसमें ब्रैकेट बड़ा है तो ये माना जाता है कि जिस तरफ ब्रैकेट बड़ा है उस तरफ का जो छोर वाला बिंदु है ना, जो चरम बिंदु है, वह इस इंटरवल में शामिल होगा, ये माना जाता है। इसी प्रकार यदि ब्रैकेट छोटा है तो जिस तरफ छोटा ब्रैकेट है ना, उस तरफ के छोर वाला जो बिंदु होगा वह इस इंटरवल में नहीं माना जाता है। ये केवल मान्यता है। जैसे मान लो मैं दो संख्याएं ले लेता हूं a, b, तो बड़े ब्रैकेट में आ गई a, b संख्या, इसका मतलब इस इंटरवल में a और b के बीच में जो संख्याएं आती हैं वे तो है ही, तभी तो इंटरवल है ही, लेकिन इसमें a और b भी शामिल है क्योंकि ब्रैकेट बड़े वाले आ गए। इसी प्रकार यदि मैं यहाँ पर पुनः a और b लिख दूं तो अब आप देख पा रहे हैं कि अब संख्या तो वैसी ही a और b ही है, लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट छोटा होने के कारण इस इंटरवल में a और b के बीच में जो अनंत संख्याएं आती हैं वे तो इसमें विद्यमान होंगी, लेकिन खुद a और b इसमें विद्यमान नहीं होते हैं। ये इसका मूल अंतर है। मतलब मैं कह सकता हूं, अगर मैं इसको मान लीजिए समुच्चय रूप में लिखना चाहूं जो कि और इजी पड़ेगा समझने के लिए, तो मैं कह सकता हूं कि इसका a और b इंटरवल का मतलब ये है x such that x belongs to r रियल नंबर, इसमें बोला गया स्पेशली वास्तविक संख्याओं के अंतराल है तो बिलोंग्स टू r होगा। आगे बोल सकते हैं कि फॉर ऑल जो x का मान है वो a से बड़ा या बराबर और b से छोटा या बराबर, यहाँ पर इक्वल्स टू का चिन्ह दोनों तरफ आ चुका है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं इसकी बात करूं वापस भी समुच्चय रूप वाली, तो x such that x belongs to r, ठीक है। फॉर ऑल जो x का मान है ना वो इस बार a से तो बड़ा है और b से छोटा है, लेकिन आप गौर करिएगा यहाँ पर मैंने इक्वल्स टू भी लिखा था, लेकिन यहाँ पर इक्वल्स टू का चिन्ह नहीं है। रीजन है स्मॉल ब्रैकेट और यहाँ पर बड़ा है, यहाँ पर ब्रैकेट के बड़े से इक्वल्स टू का चिन्ह भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप समझ पा रहे हो, यदि ब्रैकेट बड़ा है एक तरफ तो जिस तरफ बड़ा ब्रैकेट होगा उस तरफ का जो छोर वाला बिंदु उसमें शामिल होगा, और ब्रैकेट छोटा हुआ तो उसमें बिंदु शामिल नहीं होगा, ये माना जाता है, ठीक है ना। अब देखिए, अब इन दोनों के माध्यम से एक तीसरा और इंटरवल बनता है, इन दोनों की यूज से बनता है तीसरा, उसका नाम है अर्ध समवृत्त। कई बार इसको बोलते हैं अर्ध समवृत्त, मतलब आधा समवृत्त है, या कई बार बोलते हैं अर्ध विवृत्त, मतलब कि आधा ओपन इंटरवल। एक बात विशेष, दोनों का मतलब एक ही होगा,
इसमें कैसे इंटरवल देखिएगा, इसमें कैसे दो प्रकार के इंटरवल आते हैं। एक तो आता है इसमें इंटरवल ये वाला, अगर मान लो मैं इसमें ये कहूं कि एक तरफ बड़ा ब्रैकेट एक तरफ छोटा ब्रैकेट, तो अर्ध सममित माना ये या अर्ध विपरीत की बात है। या कई बार ऐसा आता है पहले छोटा ब्रैकेट और बाद में बड़ा ब्रैकेट। मान लो तो अभी वही संख्या लिख रहा हूं a, b, यहां पर भी a, b, तो आप देख पा रहे हैं अच्छे से कि यहां पर a, b एक की तरफ तो बड़ा ब्रैकेट है, इसका मतलब इस इंटरवल में बिंदु a शामिल होगा, लेकिन बिंदु b की तरफ छोटा ब्रैकेट था, इसलिए इस इंटरवल में बिंदु b शामिल नहीं है। इसलिए इसमें आधी बात आ रही है, सममितता वाली बात भी आती है और ये वाली बात भी इसमें आती है, इसलिए इसको बोलते हैं हाफ क्लोज या हाफ ओपन इंटरवल। मैं कह सकता हूं इसी का समुच्चय रूप ये बनेगा x such that x belongs to all real numbers, ठीक है ना, for all। इस बार x का मान a से बड़ा या बराबर लेकिन b से सिर्फ छोटा है स्मॉल ब्रैकेट की उपस्थिति से। इसका मतलब क्या है जरा देखिएगा, वापस वही बात मैं दोहरा रहा हूं, x such that x belongs to r। आगे देखिएगा for all, अब क्या होगा, हाँ बिल्कुल इसमें x का मान a से तो केवल बड़ा होगा, बराबर नहीं, क्योंकि इसमें आगे छोटा ब्रैकेट, तो कह सकते हैं कि a से बड़ा है x लेकिन b से छोटा या बराबर है ये। तो मैथ्स में बेसिकली दो होते हैं इंटरवल, सममित और विपरीत, इन दोनों के कॉम्प्लेक्स से एक और बन गया है हाफ क्लोज हाफ ओपन, ठीक है ना। तो इसमें चार बन गए, दोनों तरफ बड़े ब्रैकेट दोनों तरफ छोटे, पहले बड़ा बाद में छोटा, पहले छोटा बाद में बड़ा ब्रैकेट, ये चार ही होते हैं। तो हम आगे आने वाली इस हेडिंग के अंतर्गत जो बात करने वाले हैं उसमें चारों के अंतर्गत ही हम कंटिन्यूटी को जांचने वाले हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करते हैं आगे इसकी फंक्शन की कंटिन्यूटी की। देखिएगा इन्हीं चार इंटरवल की यहाँ पर विशेषकर चर्चा बार बार की जाएगी। देखो मैं इसकी शुरुआत करूंगा सबसे पहले ओपन इंटरवल से, विपरीत से। तो एक नंबर बात करते हैं विपरीत अंतराल। विपरीत अंतराल में सातत्य, मतलब कि यदि अंतराल विपरीत वाला है, मतलब कि ब्रैकेट छोटे हैं, मतलब कि छोर वाले बिंदु इसमें शामिल नहीं है, तो उसमें उसका सममित वाली स्थिति कैसी बनेगी। देखिए पहली बात तो ये मान लेते हैं कि माना फंक्शन ऐसा है y बराबर fx, ठीक है ना, फंक्शन आपने दे रखा है और आपसे कहा जाता है for all x belongs to small bracket a, b, जो कि इसमें आप जानते हैं ओपन इंटरवल a, b। तो हमें कहा गया है कि यदि फंक्शन ऐसा हो तो इस इंटरवल में, इसमें इंटरवल की खास बात है यहाँ पर ये प्रांत का बिंदु इस इंटरवल में आ रहा है, इस इंटरवल में जितने प्रांत के बिंदु हैं उन सब पर आपको जांचना है कि यह फंक्शन संतत है या नहीं है। अच्छा आपने कल बात सीख ली है, संतत का होना या नहीं होना बड़ा इजी है। यदि किसी फंक्शन का वक्र टूट गया तो पक्का वह उस बिंदु पर संतत नहीं है, और यदि फंक्शन का वक्र टूटा नहीं है तो संतत है। बस यही सी कसौटी होती है ना। और इसमें गणितीय रूप क्या होता है, LHL इक्वल RHL इक्वल फंक्शन का मान। मुख्य बात इतनी सी है बस। अब अगर मैं ऐसे कहूं, मान लो मैं इसको चित्र में ऐसे दिखा सकता हूं एक बार के लिए, आप ध्यान देंगे। मान लो बात की तो x y प्लेन है और हम बात कर रहे हैं फंक्शन इसकी, मान लो फंक्शन का वक्र है y बराबर fx, कुछ इस रूप का। अब यदि ये माना जाए कि यहाँ पर प्रांत का बिंदु a है, यहाँ पर प्रांत का बिंदु b है, तो जरा सोचिएगा अगर आपसे पूछा जा रहा है कि प्रांत के बिंदु a से प्रांत के बिंदु b के बीच में जितनी भी संख्याएं आती हैं, इंटरवल है इसके बीच में सब संख्या आती है, जितनी भी संख्या आती है उन सभी संख्याओं को आपसे पूछा जाए कि जांचो कि इन सब संख्याओं में ये संगत है या नहीं है, तो सीधी सी बात आपसे ये पूछ रहा है कि ये a वाला छोर हो गया इस वक्र के ऊपर और ये बिंदु b वाला छोर हो गया इस वक्र के ऊपर। आपको करना क्या चाहिए, आपको बिंदु a और बिंदु b के बीच में इस वक्र को देखना चाहिए। यदि यह वक्र बिंदु a से बिंदु b के बीच में कहीं पर भी टूटा हुआ नहीं पाया गया, मतलब लगातार चलता हुआ पाया गया, तो हम कह सकते हैं कि यह जो फंक्शन है ये इस ओपन इंटरवल a, b में पक्का संगत होगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर इंटरवल दिया गया तो आपको इंटरवल में अनंत बिंदुओं को देखना पड़ता है। आप बात समझ पाए क्या, इसमें केवल एक बिंदु नहीं है। अगर मैं कहता हूं बिंदु a पर जांच लो तो बिंदु a पर आप सीधी बात है बिंदु a पर f का मान निकाल दे, RHL का निकाल दे, LHL का निकाल दे, इक्वल है तो ठीक बात है। लेकिन यहाँ पर ऐसी बात नहीं होगी, यहाँ पर आपको देखना पड़ता है कि a और b के बीच में जो अनंत बिंदु हैं उन अनंत बिंदुओं पर फंक्शन कहीं पर टूट तो नहीं रहा है क्या, मतलब कि फंक्शन कहीं पर भी अपरिभाषित तो नहीं है क्या, सार्वत्रिक है बस। अगर ऐसा नहीं है इसका मतलब संतत है बस, ठीक है ना। तो मैं कह सकता हूं
कि यहाँ पर यदि ओपन इंटरवल आपको कहा जाए दिया गया है फंक्शन के लिए, तो इसमें अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो सीधी सी बात यही है कि यदि यदि इस फंक्शन का जो वक्र है वो बिंदु ए और बिंदु बी के बीच में आने वाले सभी प्रांतीय बिंदुओं पर लगातार चल रहा है तो यह फंक्शन इस ओपन इंटरवल में संतत पाया जाता है। अब फिर प्रश्न उठा कि समझ में तो आ गया, ग्राफ में देख लिया, हर बार ग्राफ हम नहीं खींच पाएंगे, सीधी सी बात है वक्र के हिसाब से, फंक्शन के हिसाब से तो वक्र तो कई बार फंक्शन ऐसा है कि वक्र आपको पता ही नहीं कैसा, तो उसमें आप देख लीजिए उसमें क्या करते हैं हम, उसमें हम अगर आपको इंटरवल दे रखा है a, b, तो आप क्या करेंगे, बिंदु a और बिंदु b के बीच में जितने भी बिंदु हैं उनमें से कुछ स्पेशल बिंदुओं को चुनते हैं कुछ स्पेशल कंडीशन में, और उन पर आपको जांचना है कि संतत है या नहीं। अगर वहां पर संतत हुआ तो मानते हैं कि सर्वत्र संतत है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, अब इसकी परिभाषा मैं बोल रहा हूँ आपकी संख्या के साथ साथ में ही इसकी डेफिनेशन क्या है देखिएगा। यदि कोई फलन बिंदु ए और बिंदु बी के मध्य में आने वाले समस्त बिंदुओं पर संतत पाया गया तो हम कह सकते हैं कि वह फंक्शन विविध अंतराल a, b में संतत होगा। मतलब सार बात सैद्धांतिक रूप से तो लेना पड़ेगा कि आपको बिंदु a और बिंदु b के बीच में जो अनंत बिंदु आते हैं ना उन सबको परिभाषा में लिखवाया जाता है कि सारे बिंदुओं का संतत हुआ तो वो संतत है इस इंटरवल में। लेकिन प्रैक्टिकली रूप से अगर आपके सवाल आ जाए ऐसा तो अनंत बिंदुओं पर जांचना इम्पॉसिबल है, तो वहां पर आपको स्पेशल कंडीशन में जाना पड़ेगा, ठीक है ना। वो बाद में नहीं, इस ध्यान से एक बार तो इसको लिख लें अपने शब्दों में। अगर इस इंटरवल के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक बिंदु में फंक्शन संतत हुआ तो कहते हैं कि वह इस इंटरवल के अंतर्गत संतत होगा, अन्यथा नहीं होगा, ठीक है। ये उसके बाद में देखिएगा 2 नंबर है विपरीत समृद्ध अंतराल में संततता, और ये आपके लिए समझना बहुत जरूरी है, काफी काम की बात यहाँ यही होगी, समृद्ध अंतराल में सातत्यता। इसको आप ढंग से देखिएगा, इसमें कुछ बातें जो कि समझने से ही होगी, रटने से और मानने से नहीं होगी। देखिए अगर आपसे कहा जाए कि वापिस मैं कह रहा हूं कि माना जाए कि फंक्शन है y बराबर fx, ठीक है, for all x belongs to, इस बार है बड़ा ब्रैकेट मतलब क्लोज इंटरवल a, b, और आपसे पूछा जाए कि इस इंटरवल के अंदर बताओ कि फंक्शन संतत है या नहीं, तो हमें इस इंटरवल पर जांचने के लिए, इसकी बात कर रहा हूं, इस पर जांचने के लिए अब वापस मैं आ रहा हूं इसी फंक्शन पर, चित्र एक से काम चला लेते हैं। इसका मतलब क्या है जरा देखना अच्छे से, इस बार बड़े ब्रैकेट वाला अंतराल है, मतलब कि इस बार ये जो बिंदु a और बिंदु b है ना ये भी इसमें शामिल है, मतलब कि इस बार आपको बिंदु a और बिंदु b के बीच में जो बिंदु हैं वहां पर तो जांचना ही है, लेकिन बिंदु a पर भी जांचना पड़ेगा कि वहां पर बिंदु a पर संतत है कि नहीं है, बिल्कुल, और बिंदु b पर भी जांचना पड़ेगा, जबकि यहाँ पर ओपन इंटरवल में बिंदु a और बिंदु b पर जांचने की जरूरत नहीं थी कि बिंदु थे ही इसमें, जबकि यहाँ पर आपको बिंदुओं को लेना पड़ेगा। अब फिर प्रश्न उठा कि अगर हमें बिंदु a और बिंदु b शामिल करते हैं तो बिंदु a पर भी जांचना पड़ेगा और बिंदु b पर भी जांचना पड़ेगा। तो बिंदुओं पर किस प्रकार जांचते हैं हम, मान लो बिंदु a पर पहले बिंदु में क्या होता है LHL = RHL = F, तब होता है वो संतत पूरा, तो लेकिन यहाँ ऐसी बात नहीं, ध्यान देना खास बात यही है, अगर आपको इस इंटरवल वाले बिंदु a पर इसकी कंटिन्यूटी को जांचना है तो सीधी सी बात है, क्या इस बिंदु a से आगे वाले बिंदुओं पर फंक्शन परिभाषित है क्या इस अंतराल के अंतर्गत, बिल्कुल है, क्योंकि सबसे छोटा बिंदु a खुद ही है तो आगे वाले तो होंगे, लेकिन क्या बिंदु a से पीछे वाले बिंदु इस इंटरवल में शामिल है क्या, बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब क्या होगा कि हमें बिंदु a पर तो जांचना ही है, लेकिन बिंदु a से आगे वाले बिंदु तो इसमें शामिल होंगे, यस, लेकिन बिंदु a से जस्ट पीछे वाले बिंदु, भले वो जस्ट पीछे वाला होगा, बहुत कम अंतर वाला होगा, पीछे वाला है लेकिन, तो वो इसमें शामिल नहीं पाया जाएगा। तो क्या आप एक विशेष बात देख पाए क्या, वो यही कि अगर आपको बिंदु a पर, इस इंटरवल की बात कर रहा हूं मैं, सिंपल बिंदु नहीं है, इस इंटरवल का छोटा बिंदु है, अगर इस इंटरवल का सबसे छोटा बिंदु है उसको जांचना है इसके अंतर्गत, तो सीधी सी बात है कि इस बिंदु a पर हमें आगे वाले बिंदुओं को तो यूज करना चाहिए, मतलब कि यहाँ पर RHL राइट हैंड बिंदु विद्यमान है, लेकिन पीछे वाले बिंदुओं को शामिल नहीं करना है, इसमें है ही नहीं, इसलिए इसमें बिंदु a पर LHL विद्यमान है, ये इसकी खास बात है। यही कह सकता हूं मैं कि बिंदु a जो है बिंदु a वह अपने से दाईं तरफ
दाईं तरफ की बिंदु पर विद्यमान है। इसका मतलब क्या हुआ कि बिंदु ए जो है ना वहां पर दाईं तरफ जो है उसमें फंक्शन कंटीन्यूअस होना चाहिए, ये खास बात। इसी प्रकार बिंदु भी बाईं तरफ हो जाएगा। देखिएगा अगर हम कहें कि इस पर आपको जांचना है कि फंक्शन है कि नहीं कंटीन्यूअस, तो सीधी सी बात है, इसको जांचने के लिए हमें 3 स्टेप चुनना पड़ता है। इसमें 3 बिंदु लिखा हुआ है, इसमें इसकी परिभाषा में 3 बिंदु आ रहे हैं। पहला बिंदु क्या है कि जो फलन है हमारा फलन वो x बराबर a पर दाईं तरफ से, ठीक है ना, ये खास बात है, इसमें दाईं तरफ से संतत हो, दाईं तरफ से ही हो। LHL इक्वल RHL के रेफरेंस होता है पूरा, वो नहीं हो क्योंकि इसमें LHL तो होगा ही ना, पिछले वाले में तो है इसके सामने। तो इसमें शब्द आया खास x बराबर a पर दाईं तरफ से संतत होना चाहिए। और इसका मतलब क्या है देखिएगा, which implies that, इसका मतलब ये हुआ कि बिंदु x बराबर a पर है ना, हमें ये मान मिलना चाहिए f a बराबर RHL, राइट हैंड लिमिट। ध्यान दो आप, बिंदु a पर LHL इक्वल RHL इक्वल f नहीं किया मैंने, सिर्फ f a का एक तो फंक्शन का खुद का बिंदु a पर मान है और एक RHL का मान। LHL इसमें शामिल ही नहीं है क्योंकि बिंदु सामान्य नहीं है, ये क्लोज इंटरवल का छोर वाला बिंदु है, ठीक है। उसके बाद ये 2 नंबर में मैं बात करता हूं बिंदु a की बात हमने कर ली। अब फिर आगे बढ़ते हैं। अब बिंदु a के बाद में है ये a और b के बीच वाले अनंत बिंदु, और ये अनंत बिंदु कौन है आप देख पा रहे हैं, ये सारे अनंत बिंदु हैं ओपन इंटरवल। अगर मैं बिंदु a को छोड़ देता हूं और बिंदु b को छोड़ दूं तो बीच में क्या बचा, बीच में बचा ये ओपन इंटरवल a को मान लीजिए। और इस पर आप जानते हैं किस प्रकार जांच करता है, ठीक है ना। तो दूसरा पॉइंट ये है कि विपरीत अंतराल ये a, b में फलन संतत हो, और ये संतत सिंपल होता है वैसे, ये सिंपल है LHL इक्वल RHL इक्वल f वाला है, इसमें सारे बिंदु शामिल है ना। उसके बाद में 3 नंबर पॉइंट देख लीजिए जो खास है बिंदु b के लिए, देखो उसमें है x बराबर b पर, मतलब सबसे बड़े बिंदु। अब जो आप खुद दिमाग लगाओगे x बराबर b पर, क्या इस बिंदु b से पीछे वाले बिंदु इसमें शामिल हैं क्या, बिल्कुल इस बार पीछे वाले बिंदु शामिल हैं, लेकिन आगे वाले बिंदु शामिल नहीं है। इसका मतलब इस छोर वाले बिंदु b के लिए हमें LHL का तो अस्तित्व मिलेगा लेकिन RHL का इसमें अस्तित्व नहीं है। और यहाँ पर उल्टा था, a पर LHL का नहीं था, RHL का था। तो आप खुद समझ रहे हैं क्यों ऐसा हो रहा है। तो x बराबर b पर मैं कहूंगा दाईं बाईं तरफ, a पर था दाईं तरफ आगे था और b पर है बाईं तरफ। x बराबर b पर मैं कह सकता हूं कि बाईं तरफ है ना, बाईं तरफ से संतत हो। और अगर बाईं तरफ से संतत है तो आप इसका मतलब समझ गए ना, which implies that FB is equals to LHL। इस बार FB का मान RHL नहीं LHL के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें अगर ऐसी स्थिति पाएगी तो कहते हैं कि यह फंक्शन वापस संतत अवश्य होगा। तो अगर फंक्शन में अंतराल हो जाए क्लोज्ड वाला, तो ध्यान दीजिए इसमें खास बात यही है, क्लोज इंटरवल में हमें जो छोर वाले बिंदु है ना, उन छोर वाले बिंदुओं पर स्पेशली ये 2 पॉइंट अलग से जांचने पड़ते हैं। और ये जो तीसरा पॉइंट, ये जो बीच वाला जो दूसरा पॉइंट है वो तो ये वाला है, उसमें तो कोई भेद ही नहीं। हालांकि इसमें अनंत बिंदु आ गए हैं और हमें अनंत बिंदु पर जांचना नहीं है, उसके स्पेशल केस पर देखें, वो होगा सवाल में कंडीशन, उसको आगे देखेंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से 3 बिंदुओं के अगर सवाल अगर मान लो इसमें जांच पाते हैं और इसमें मान लो तीनों पर सत्य पाया गया, कहते हैं कि यह फंक्शन वहां पर संतत होगा, अन्यथा असंतत पाया जाएगा, ठीक है। ये है क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूटी को जांचने का तरीका। इसमें तीनों बिंदुओं को हमें जांचना पड़ता है, तीनों पर सत्य पाया जाए तो होगा संतत, अगर तीनों में एक भी नहीं है तो संतत नहीं पाया जाएगा, ठीक है। आगे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद बात करते हैं तीसरे इंटरवल की जो था हाफ क्लोज या हाफ ओपन, है ना। देखिएगा इसकी बात अंतिम नहीं, अर्ध समृद्ध या इसको बोल दो अर्ध विपरीत, दोनों का मतलब एक ही है। ऐसा नहीं मानना कि पहले है तो पहले वाला अर्ध समृद्ध, ऐसा कुछ नहीं है। अर्ध समृद्ध या अर्ध विपरीत अंतराल में सातत्यता, इसमें आप कर लीजिए। अब इसमें आप थोड़ा सा खुद ही समझ पाओगे क्योंकि इसमें खास बातें जो आएंगी वो इससे बना देगा, इससे बना लेंगे। जैसे सुनो, मैं इससे बात करता हूं पहले एक नंबर इसी प्रकार, मान लीजिए ध्यान देना, फंक्शन है y बराबर fx 4o, इसमें x जो है ना वो इस प्रकार का इंटरवल है, पहले समृद्ध और बाद में विपरीत। और आपसे पूछा गया कि बताओ
इस इंटरवल में फंक्शन संतत है तो कैसी स्थितियां बनेगी, क्या क्या इस पे रिक्वायरमेंट है। बड़ी आसान सी बात है, आप इसमें कह सकते हैं कि सातत्यता हेतु इस बार आपको जो है ये देखना पड़ता है कंडीशनली कि कौन सा बिंदु शामिल करना है और किसमें सिर्फ बाईं तरफ या दाईं तरफ करना पड़ेगा इंटरवल में, ठीक है ना। देखिएगा पहला पॉइंट ये है, क्या आप जानते हैं कि इस इंटरवल में बिंदु ए को शामिल है, इसका मतलब बिंदु ए वाली ये कंडीशन लागू होगी। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया कि x बराबर a पर हम कह सकते हैं दाईं तरफ से, छोटे वाले में दाईं तरफ से, दाईं तरफ से संतत हो, बिल्कुल ये होना चाहिए। और संतत हो दाईं तरफ, इसका मतलब ये आप जानते हैं, इट इंप्लाइज दैट fa is equals to rhl, ठीक है ये। उसके बाद में दो नंबर है वापस वही बात, क्लोज ओपन इंटरवल a b में सर्वत्र संतत हो, ये तो खैर सिंपल सी बात है। लेकिन इसमें तीसरा पॉइंट था x और b पर बाईं तरफ से ही संतत हो, लेकिन यहाँ पर आप जानते हैं वो पॉइंट नहीं आया क्योंकि यहाँ पर बिंदु भी शामिल नहीं है, वो इसमें हट चुका है स्मॉल ब्रैकेट के कारण। तो इसमें सिर्फ दो ही पॉइंट आएंगे, ठीक है, कंडीशनली। उसके बाद में दो नंबर कंडीशन या फिर दो नंबर मानते हैं फंक्शन का इंटरवल, माना वापस वही फंक्शन तो वही है y बराबर fx, लेकिन फॉर हियर x बिलोंग्स टू, इस बार स्मॉल ब्रैकेट a बिग ब्रैकेट b आ गया। तो आप इसमें खुद ही बना पाओगे, तो हम कह सकते हैं फॉर कंटिन्यूटी मतलब सातत्यता हेतु यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इस बार जो है फर्स्ट पॉइंट तो शुरुआत करेंगे इसी से, फर्स्ट पॉइंट बिंदु ए नहीं है ना, तो बिंदु ए की बजाय क्या होगा इंटरवल ए बन गया। तो फर्स्ट पॉइंट है ओपन इंटरवल a b में ये संतत हो, ठीक। उसके बाद में सेकंड पॉइंट में आप जानते हैं कि बिंदु b इसमें शामिल है, और बिंदु b के शामिल होने से कह सकते हैं यहाँ पर कि x बराबर b पर किस तरफ से, पीछे वाले बिंदु के लिए बाईं तरफ से संतत हो। ये जो बातें हैं इनको बस एकाग्रचित्त से समझना जरूरी है, प्रैक्टिस जरूरी है, एक बार समझ लो अच्छे से, बाद में खुद आ जाए, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। इसका मतलब क्या आप जानते हैं कि FB इज इक्वल्स टू बाईं तरफ का मतलब LHS का अस्तित्व होगा, तो FB इक्वल LHS होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक अच्छा सा विवरण हुआ। अब मैंने इसको केवल की नोट रूप में लिखा है, आप इसको अपने शब्दों में विस्तार लिख सकते हैं, सीधी सी बात है। इसमें 7 बातें याद रही है बस। अगर फंक्शन ओपन है तो हर बिंदु पर जांचना है, अगर क्लोज है तो छोर के बिंदु पर दाईं और बाईं सीमा निकालनी पड़ती है, और बीच में तो जांचना ही इसकी तरह ही है। और अगर हाफ ओपन है हाफ इसमें क्लोज है तो देखना पड़ता है किस तरफ बढ़ा है, उस तरफ के बिंदु की दाईं और बाईं सीमा निकालनी पड़ती है। ये इसका एक संक्षिप्त विवरण हुआ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ विशेष प्रकार के फंक्शन। देखिए अब हमने ये देख लिया कि फंक्शन में इंटरवल दिया गया हो तो इंटरवल में सातत्यता का क्या अर्थ है, उसको किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है आपको जल्दी कुछ जानकारियां निकालनी पड़ती हैं इंटरवल के और फंक्शन की कंटिन्यूटी के बारे में। तो इसमें कुछ फंक्शंस के आपको नाम यहाँ पर लिखवा देता हूँ, उनको आप अपने शब्दों में लिखेंगे और इसको आप समझेंगे, फिर बात याद भी करेंगे। ये कुछ स्पेशल फंक्शन है जो अपने सारे अंतरालों में, भले वो ओपन हो, भले क्लोज हो, भले हाफ क्लोज, आप कुछ भी क्यों ना हो, अपने सारे अंतरालों में हमेशा संतत होते ही हैं, हमेशा होते हैं। स्पेशल कंडीशन में नहीं, जनरल कंडीशन में। कौन कौन है वो देखो। इसमें इसको आप नोट के रूप में लिख सकते हो, वैसे तो नोट लगा करके आप लिख सकते हो कुछ स्पेशल फंक्शंस के नाम। जैसे मान लीजिए तो एक तो है अचर फलन। अचर फलन आप जानते हैं, इसमें प्रांत का परिसर का मान है, उसको बोलते हैं अचर फलन। दूसरा फंक्शन में लिख सकते हैं बहुपद फलन, पॉलीनोमियल फंक्शन। तीसरा फंक्शन आप लिख सकते हैं तत्समक, है ना, तत्समक फंक्शन भी इसी कड़ी में आता है। चौथा है त्रिकोणमितीय फलन। ये त्रिकोणमितीय फलन, और इसमें ध्यान रखने के दो आते हैं, sin x व cos x, सिर्फ दो। मैं कहूंगा कि केवल sin व cos, इसमें tan cot sec cos नहीं आता है, ठीक है ना। उसके बाद 4 या 5 नंबर है इसमें ये मापांक फंक्शन, इसमें मापांक होता है मॉडुलस वाला फंक्शन, वो ये। 6 नंबर होता है लघुगणकीय फंक्शन, ये भी इसी कड़ी में आता है, लघुगणकीय फंक्शन। और 7 नंबर भी इसमें बना सकते हैं
चर घातांकीय, मतलब जिसकी घात में चर आ जाए, जैसे मान लो a की घात x है, x की घात x है, x की घात sin x है, वो सब इसमें आते हैं घात में चर आना। ये जो 7 फंक्शन आपके सामने दिख रहे हैं, ये सातों ही फंक्शन सदैव संतत होते हैं, सदैव संतत। किस इंटरवल में? सारे इंटरवल्स में। यहाँ पर नाम आ गया वास्तविक संख्याओं का, तो वास्तविक सब संख्या तो सारी संख्याओं के लिए, सारे इंटरवल्स के लिए ये हमेशा संतत होते ही हैं। लेकिन कब? सामान्य स्थितियों में, दोबारा उसमें केवल सामान्य कंडीशन होती है। अगर स्पेशल कंडीशन आ जाए, इस बटा जो आप खुद बना ही देते हैं उसमें कुछ करके, तो उसमें करने इसमें, लेकिन इसमें सामान्यता है ये सब सातों के सातों फंक्शन से सदैव संतत होते ही हैं। ठीक है ना। तो आगे प्रश्नावली जो आगे 7 है ना, उसमें आगे रोल नंबर में, उसमें इन सातों का यूज बार-बार करना पड़ेगा, इसलिए पहले लिखवा लें, उसके बाद काम आएगी बातें। तो इन सातों के अंतर्गत इसमें कंटिन्यूटी को अगर आप जांच रहे हैं तो पहले मन में आप सेट लिख लो, बोले ये है तो संतत ही, अगर सामान्य अवस्था है तो बस जांचना और इसको लिखना बाकी रहा है। ठीक है। अब देखिए, अच्छा एक और बात सुनो, इसमें एक और आप नोट लिख सकते हैं, खास बात होगा जो कि इसमें संक्रियाओं की जानकारी देती है। अगर आपसे कहा जाए कि दो फंक्शन है f(x) और g(x) और वे दोनों ही अपने अपने प्रांत में संतत है, अपने अपने प्रांत में संतत है, ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इन दोनों फंक्शंस को जोड़ दो ना, f(x) + g(x) कर दो, तो क्या वो संतत होगा? बिल्कुल होगा। गुणा होगा? संतत बिल्कुल होगा। भाग होगा? बिल्कुल। स्पेशल कंडीशन तो थोड़ी होगा, ऐसे ही उनका माइनस भी हो सकता है। कहने का मतलब ये कि दो फंक्शन संतत हैं तो उन फंक्शंस पर संक्रियाओं को लगाने पर फंक्शन के मान, फंक्शन की जो प्रकृति वो चेंज नहीं होती है, वो संतत ही रहती है। ठीक है। आप इसमें एक और रूप में लिख सकते हो, जैसे क्या कि यदि, ध्यान देंगे आप, यदि f(x) व g(x) संतत हो, है ना, ये दो फंक्शन में कह रहा हूं संतत है, तब ध्यान दीजिएगा, यदि f(x) व g(x) संतत है तब इसमें 2-3 बातों को मैं लिखवा दूंगा। पहली बात है कि f(x) ± g(x), मतलब इन दोनों का योग या घटाव। दूसरी बात है इसी कड़ी में ये f(x) × g(x) मल्टीप्लाई किया जाता है, एक ही बात है। उसके बाद में तीसरी बात है भाग करना f(x) बटे g(x). अच्छा, इसमें एक कंडीशन होती है कि फॉर ऑल g(x) इज नॉट इक्वल 0, मतलब बटा में 0 ना बने, ऐसी कंडीशन के लिए आगे वाली बात आएगी। और चौथी बात और है इसमें, वो ये f और g(x) एवं g और f(x), इसको बोलते हैं संयुक्त फलन, जो आपके फर्स्ट चैप्टर में आएगा उसमें। तो एक बार इसको केवल सुन लो बस। वैसे f और g(x) का मतलब होता है f और ब्रैकेट में आता है g(x), है ना, एवं ये जो g और f है इसका मतलब होता है g और ब्रैकेट में आता है f(x), ठीक है ना। वास्तव में इसको बोलते हैं कंजुगेट फंक्शंस। इसमें क्या होता है, सॉरी कंपोजिट फंक्शंस। इसमें क्या होता है कि इसमें कंपोज होता है, इसमें फंक्शन दूसरे फंक्शन से जुड़ जाता है। इसमें आप देख लीजिए, ये जो g है ना, g, ये सॉरी ये x है ना, x, वो फंक्शन g का प्रांत है, लेकिन जो g(x) फंक्शन है वो खुद फंक्शन f का प्रांत है। इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें कोई एक फंक्शन पूरा का पूरा किसी दूसरे फंक्शन का प्रांत बन जाता है, इसको बोलते हैं संयुक्त फलन। इसमें जुड़ते हैं प्रांतों के आपस में। अब एक बार केवल देख लें बस, ये जो चारों की चारों पॉइंट है ना, ये चारों के चारों पॉइंट ही संतत होंगे हमेशा ही, यदि ये खुद संतत है f और g, तो इन चारों में हमेशा ये संतत होंगे, ये बात लागू होगी। ठीक है। तो ये दो नोट भी आप अपने शब्दों में समझते हुए लिख सकते हैं। प्रश्न है f(x) बराबर में, इसको बोलते हैं महत्तम पूर्णांक फलन x। तो f(x) = महत्तम पूर्णांक फलन x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 2,4 इंटरवल है क्लोज वाला। इसमें सातत्यता का परीक्षण कीजिए, मतलब आपको जांचना है कि फंक्शन इसमें कंटीन्यूअस है या नहीं। अगर है तो उसको पूरा जांचो, प्रूफ कर दो, नहीं है तो क्यों नहीं बताओ। ठीक है। देखिए करते हैं शुरुआत इसकी सॉल्यूशन की। इससे पहले आपको इसमें देखना पड़ेगा इसमें इसका मतलब क्या है। यहाँ पर एक विशेष प्रकार का फंक्शन इसको बोलते हैं महत्तम पूर्णांक फलन x। वैसे आपकी 11th क्लास में दूसरी प्रश्नावली में इसकी खूब चर्चा आती है, ठीक है ना। एक बार इसका मतलब देख लीजिए, देखो मापांक नहीं है या फिर ना ये
क्लोज इंटरवल है, इसको बोलते हैं महत्तम पूर्णांक फलन x। अगर केवल एक संख्या दी हो और ब्रैकेट बड़ा हो तो समझ लो इसमें क्या है, महत्तम पूर्णांक फलन x है। अगर दो संख्या दी है कोमा में और ब्रैकेट बड़ा है तो मान लो कि वो क्लोज इंटरवल है, इसमें डिफरेंस हुआ, ठीक है ना। अब देखिए वास्तव में क्या होता है, महत्तम पूर्णांक फलन ऑफ x बराबर में इसका उत्तर क्या आता है, इसका उत्तर सुनिए, इसका उत्तर वह बड़े से बड़ा पूर्णांक, महत्तम पूर्णांक वह बड़े से बड़ा पूर्णांक आता है जो इस x से छोटा या बराबर है। मतलब इसका उत्तर ये होता है वह बड़े से बड़ा पूर्णांक, ध्यान देंगे आप, वह बड़े से बड़ा मतलब अधिकतम बड़ा पूर्णांक, और केवल पूर्णांक होना चाहिए, जो x से छोटा या बराबर हो, ठीक है। ये इसका उत्तर होता है। मतलब ये जैसे आपको कहा जाए कि मापांक ऑफ x, इसका उत्तर क्या है, इसका उत्तर होता है x का धनात्मक मान। ये इसका नियम ही तो है, वैसे इसका नियम बना दिया महत्तम पूर्णांक फलन x, मतलब x का वह बड़े से बड़ा पूर्णांक जो x से छोटा होगा या बराबर होगा, मतलब x से बड़ा नहीं होगा, x से बड़ा तो होगा नहीं पर छोटों में सबसे बड़ा होगा, वह बड़े से बड़ा पूर्णांक है जो x से छोटा या बराबर है पर x से बड़ा नहीं है, ठीक है ना। तो हमें इस प्रकार की एक कंडीशन दे रखी है फंक्शन के रूप में, जरा देखो इसका क्या मतलब है। अगर मैं इसको ऐसे करूं, देखिएगा जैसे मान लो वही महत्तम पूर्णांक फलन x, मान लो बीच में लिखता हूं 2, तो इसका उत्तर क्या आएगा, इसका उत्तर 2 ही तो आएगा, क्योंकि वह बड़े से बड़ा पूर्णांक जो 2 से छोटा या बराबर हो, 2 ही है, बराबर ही तो हो सकता है। लेकिन मान लो मैं इसमें से कह देता 1.9, ये 1.9, तो इसका मान 1 ही आएगा, 2 नहीं आएगा, क्योंकि वह बड़े से बड़ा पूर्णांक की बात कर रहा हूं मैं, तो 1.9 तो आएगा नहीं, और इस 1.9 पूर्णांक नहीं है, तो 1.9 में 1.9 से छोटे पूर्णांकों में सबसे बड़ा कौन है, 1 ही तो है, इसलिए 1.9 का उत्तर 1 आएगा इस ब्रैकेट के कारण, महत्तम पूर्णांक फंक्शन होने से। जैसे मान लो मैं ऐसे कह देता सपोज 2.7 है, तो इसका उत्तर तो 2 ही आएगा, क्योंकि 2.7 एक पूर्णांक संख्या नहीं है, और 2.7 के छोटे पूर्णांकों में सबसे बड़ा खुद 2 है, तो इसका उत्तर 2 आ जाएगा। आप बात में पा रहे हैं ना, कहने का मतलब ये हुआ यदि x का मान आपको दिया गया हो तो आप उस मान से छोटे पूर्णांकों में चुन लो, बड़े से बड़ा जो है वो इसमें आ जाएगा, और अगर खुद पूर्णांक है तो खुद आ जाएगा, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। अब देखो, अब विशेष बात क्या है, हमें पहले इसका ग्राफ सीखना पड़ेगा, ग्राफ बनाते पहले इसका, ग्राफ के बाद में ही ये सवाल अच्छे से हो पाएगा। देखिएगा ग्राफ में आप देखें तो पहले मैं मानता हूं x, यहां पर x क्या है, प्रांत है, तो x का मान पहले मानता हूं 0 है, तो x के मान 0 पर इसका मान भी क्या आएगा, 0 पूर्णांक ही तो है, तो 0 आएगा, मतलब कि ग्राफ की शुरुआत 0 से हो रही है। आगे देखिएगा, अच्छा यदि x का मान 0.1 है, यदि x का मान 0.2 है, 0.5 है, 0.9 तक चला गया है, तो इन सब का मान क्या आएगा, इन सभी का मान 0 ही तो आएगा। आप देख सकते हैं 0 क्यों आएगा, है ना। तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर 0 से लेकर के जब इसमें मैं मान लेता हूं x का मान 1, यहाँ पर x का मान 2, 3, 4 नहीं हो गया, यहाँ पर भी y के मान लीजिए 1 है, 2, 3, 4 इतने तक मान सकते। देखिएगा क्या इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, क्या x का मान जब 0 से लेकर 0.9 तक जाएगा या 0.99 तक जाएगा, तब इस ग्राफ की जो लाइन है वो केवल यहां रहेगी, यहां, जबकि एक है ना, एक इस पर छोटा सा नोड आ गया। कहने का मतलब क्या हुआ कि जब x एक्सिस पर प्रांत का मान 1 है तो उस कंडीशन में फंक्शन का मान 0 नहीं है, वो 1 होने वाला आगे जाता है। अब देखिए आगे, अब यदि x का मान 1 हुआ तो मोड ऑफ या फिर इसमें महत्तम पूर्णांक x का मान भी क्या होगा, 1 ही होगा, तो 1 के सिग्न में इसका मान 1 आ गया, ठीक है। अब 1.1 को 1.5 और 1.9 तक चले गए, उन सब पर इस महत्तम पूर्णांक फंक्शन का मान हमेशा 1 ही रहेगा, ये पूर्णांक 1 ही रहता है इसमें, ठीक है ना। तो कह सकता हूं कि मैं इसमें 1 से चलेंगे ये, और 2 तो प्राप्त करेगा नहीं कभी, ऐसे चलेगा ये, और 2 के साथ वापस नोट आ गया ऐसे। आप देख लीजिए भले 1 के सिग्न परिसर का मान क्या है, 1 है, और 1 से बड़े मान चुन लो तो परिसर का मान कितना, 1 ही बड़ा है अभी तक, और जब इसका मान 2 होगा तो इसका मान 2 नहीं आएगा, सॉरी इसमें 1 नहीं आएगा, आगे 2 चला जाएगा, तो इसमें छोटा सा नोट आ चुका है।
ठीक है ना। अच्छा थोड़ा सा मुश्किल है, तो समझो आगे काम आएगी बातें। उसके बाद सुनिए 2, अगर परिसर प्रांत का मान 2 है तो परिसर का मान भी 2 होगा, क्योंकि 2 के लिए बड़े से बड़ा क्रमांक 2 ही हो, तो 2 एम्पीयर आ जाएगा। उसके बाद में 2 से बड़े मानों पर भी ध्यान दीजिएगा, मैं इसमें प्रांत को बढ़ा रहा हूं और परिसर का मान चेक कर रहा हूं। अगर मैंने प्रांत को बढ़ाया 2 से बड़े मान लिए तो परिसर का मान 2 ही रहेगा, क्योंकि 2 से बड़े मान में 2.1, 2.2, 2.3 इन सब के लिए बड़े से बड़ा पूर्णांक खुद 2 ही है उनसे छोटे मानों में से, है ना। तो मैं कह सकता हूं यहां से भी इसकी लाइन कुछ ऐसी बनेगी, 3 पर वापस नोट आ जाएगा, क्योंकि 2.9999 तक इसमें 2.999 से भी जो महत्तम पूर्णांक है छोटे वाला वो खुद 2 ही है, इसलिए इसका मान 2 के सीध में आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे कह सकते हैं इसका जो परिसर है वो सिर्फ 2 रहेगा 2.99 तक। उसके बाद में बात करते हैं 3 की। जब हमने प्रांत का मान 3 रखा तो परिसर का मान 3 ही है, मतलब कि यहां से शुरुआत कर रहे हैं और फिर ये बढ़ेगा आगे और 4 के लिए वापस से टूटने वाला होगा, ठीक है ना, ऐसे हो जाएगा। तो 4 के लिए टूटेगा, फिर इसमें 4 इसका मान 4 चला जाएगा, ऐसे फिर 4 से 5 तक, फिर 5 से 6 तक, इसमें सीढ़ी बनती है लगातार, ठीक है ना। आप देख पा रहे हैं कि ये जो इस प्रकार के महत्तम पूर्णांक ग्राफ बन रहा है फंक्शन का, वह बिल्कुल टूट रहा है। हम इस ग्राफ को बिना पेंसिल उठाए नहीं बना पाएंगे, ये लगातार टूट रहा है। मान लो इसमें 1 पर टूट गया, आगे जा रहा है 2 के लिए, 2 पर टूट गया, 3 पर टूट गया, 4 पर टूट गया। इसका मतलब यह तो असंगत हो सकता है, लेकिन हमें इंटरवल दिया गया है सिर्फ 2,3,4 में, हमें केवल इस पर जांचना है। चलो जांचते हैं, देखिएगा। आप देख पा रहे हैं कि जनरली भी इसमें देख लो मुझे 3,4 में देखो आप 3 के लिए फंक्शन का मान 3 है, मतलब विद्यमान है, ठीक है, और 3,4 पर जवाब, तो लेकिन 4 पे इसका मान क्या है, टूट रहा है। इसका मतलब 3 पर तो विद्यमान है और 3 से बड़े मान पर भी इस फंक्शन का परिसर ग्राफ नहीं टूट रहा है, लेकिन 4 पर ग्राफ टूट गया है। लेकिन हमें इस बात को आगे गणितीय रूप में दिखाना होगा, केवल इतने से काम नहीं चलेगा। चलो देख लेते हैं, सुनिए शुरुआत करते हैं पहले x बराबर 3 पर। हमें पता है कि x बराबर 3 पर हमें जांचना है दाईं तरफ की सामर्थ्यता को, ये 3 इसका छोर वाला बिंदु हुआ ना, देख लीजिए। तो x बराबर 3 पर निकाल लीजिए फंक्शन का मान f3, मतलब कि f3 का मतलब क्या होता है, महत्तम पूर्णांक फलन ऑफ 3, ये। तो 3 के लिए इसका मान क्या है, वापस 3 ही आएगा, ये बड़े से बड़ा पूर्णांक तो 3 ही है। उसके बाद निकालते हैं यहाँ पर RHS का मान 3 पर ही, तो देख लीजिए वो होती है इसमें लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू 0, है ना, तो यहाँ आएगा f3 प्लस h। अच्छा अब जरा देखिएगा इसका मतलब क्या होगा, लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू 0 और यहाँ पर है महत्तम पूर्णांक में 3 प्लस h। जरा देखिए 3 प्लस h मतलब 3 में छोटी सी संख्या जोड़ी गई है, मान लो 3.1 हो गया, तो 3.1 का उत्तर क्या आएगा, 3 तो है ना, तो 3.1 के लिए सबसे बड़ा पूर्णांक जो 3 छोटा होगा तो खुद 3 ही है, इसलिए इसका मान भी 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे क्या, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं x बराबर 3 पर ही जो है एक तो f3 का मान और एक इसके RHS राइट हैंड लिमिट का मान, ये दोनों बराबर आ गए। इसका मतलब ये x बराबर 3 पर दाईं तरफ से संगत हो चुका है और होना भी चाहिए, 3 पर तो टूट नहीं रहा था ये। अब बात करते हैं 4 की, देखिएगा x बराबर 4 पर हमें पता है कि x बराबर 4 पर जांचना है बाईं तरफ से संगत होना, मतलब x बराबर 4 पर हमें RHS नहीं LHS निकालो, 4 का मान निकालो। देख लीजिए पहले निकालते हैं f4 का मान, वो होगा महत्तम पूर्णांक को 4 बराबर में कितना आ गया 4 कर दिया, ठीक है। उसके बाद निकालेंगे LHS क्या होता है, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 f4 माइनस h, ये होता है। तो अब देखिए इसका मतलब क्या है, 4 माइनस h मतलब 4 में से छोटी सी क्वांटिटी घट रही है, मान लो x का मान 0.1 ही था तो 4 माइनस 0.1 मतलब यहाँ पर ये बन रहा है कुछ ऐसा, महत्तम पूर्णांक को 4 माइनस h तो 4 माइनस 0.1 मतलब 3.9 हो गए, और 3.9 के लिए सबसे बड़ा पूर्णांक जो 3.9 से छोटा है बराबर तो वो 3 ही है ना, तो इसका मान आ जाएगा ऐसे 3। तो यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि f4 का जो मान है वो बराबर नहीं है लेफ्ट हैंड लिमिट के 4 में, और बराबर आना भी चाहिए था क्योंकि x बराबर 4 पर फंक्शन टूट चुका है, बिल्कुल यहाँ पर एक छोटा सा नोड आ चुका है, इसलिए कह सकते हैं कि x बराबर 4 पर फंक्शन का जो खुद का मान है वो तो जाएगा 4 पर, जबकि लेफ्ट हैंड लिमिट का मान क्या है 3 ही, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर कह सकते हैं कि फंक्शन है वो इस क्लोज इंटरवल के अंतर्गत पूरा संगत में ही है।
बिंदु 4 पर ये असंतत पाया गया है। लेकिन आपसे पूछ ले कि ठीक है पूरा तो नहीं है पर संतत कहाँ है वो दबाव, तो आप कह सकते हैं कि बिंदु 4 को हटा दो, बिंदु 4 हटा दो, बाकी तो है संतत, बाकी तो ग्राफ चल रहा है लगातार, कोई दिक्कत नहीं, केवल बिंदु 4 पर टूट सका था। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हम कह सकते हैं लास्ट में कि यहाँ जो फंक्शन है ना फलन, वो फलन fx जो है वो इंटरवल 3,4 में असंतत है। असंतत क्यों? क्योंकि कारण है बिंदु 4 पर असंतत होना। परंतु अगर हम देखें तो इंटरवल में मैं ये कर मान लो मैंने कहा मान लो 3,4 और मैंने 4 की तरफ किया है स्मॉल ब्रैकेट ताकि मैं 4 को छोड़ दूं, तो कह सकते हैं कि ऐसा करने पर fx जो है वो संतत भी होगा, क्योंकि यहाँ पर आप जानते हैं 3,4 को छोड़ने वाला जो एक इंटरवल है उसमें 4 नहीं है, तो 4 वाले कंडीशन लागू नहीं है, बाकी जगह संतत होगा ही, ठीक है ना। तो आप देख पा रहे हैं कि इस प्रकार से इसको हम जान सकते हैं। इसमें खास आपको समझनी है चित्र वाली बात, हालांकि इसमें पूरे सवाल करने में चित्र का रोल नहीं है कोई, पर चित्र को समझना जरूरी है, बिना चित्र के सवाल दे सकते, लेकिन समझना आवश्यक है। इसमें आप देख पा रहे हैं कि कब कब रूट जो है वो सब आपके मन में बातें इमेज रूप में आ रही है, ठीक है ना। तो इसी के साथ हमने इस प्रश्नावली 6.1 की थ्योरी कंप्लीट कर ली है। अब आगे हम प्रश्नावली 6.1 के सवाल करेंगे, तब तक के लिए इतना पर्याप्त है।